एबायोटिक फैक्टर्स में, अगर एबायोटिक फैक्टर्स में हमारा कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो डायरेक्टली एक ऑर्गेनिज्म को अगर अफेक्ट करेंगे तो ऑर्गेनिज्म को किस किस लेवल पे वो अफेक्ट कर सकते हैं, किस किस वे में अफेक्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म अपने आप को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर कैसे कैसे अडेप्टेशंस कर सकते हैं, हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा, वो क्लियर था। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन के बेसिस पे कि हमारे जो एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उस फैक्टर से एक पॉपुलेशन के ऊपर कैसे चेंजेस आने वाले हैं। अब पहली चीज हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन टाइम टू टाइम भी चेंज कर सकता है और एरिया टू एरिया भी वेरी कर सकता है। तो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक टाइम में होने वाले इंडिविजुअल की प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो क्लियर है डेफिनेशन सबको। पॉपुलेशन इकोलॉजी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी में हम पॉपुलेशन का जेनेटिक्स, कैसे कैसे उनके अंदर इवोल्यूशन हुआ, ये चीजें पढ़ेंगे। तो अगर मैं एक पॉपुलेशन की बात करती हूँ तो पहली डेफिनेशन मेरे माइंड में आती है पॉपुलेशन डेंसिटी। कि अगर हमसे कोई पूछे कि एक पर्टिकुलर एरिया हम लोगों को दे दिया, उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ, तो कैसे बताओगे? एरिया ले लोगे कि हमारे पास कितने एरिया है वो और उस एरिया के अंदर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। फॉर्मूला नोट डाउन करो जल्दी से। पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट एरिया, मतलब कितना एरिया है मेरा जिस एरिया की मैं बात कर रही हूँ। लिखा। फिर पॉपुलेशन के अंदर वेरी करता है बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब कि कितने नए इंडिविजुअल्स हमारे पैदा हो रहे हैं। नेटेलिटी रेट भी हम इसको बोलते हैं कि एवरी 1000 इंडिविजुअल्स में कितने नए इंडिविजुअल्स ऐड हुए पर 1000 को। 1000 को यहाँ पे आप एक क्रॉस लाइन हम मानते हैं जिसकी रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं। नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स एवरी ईयर, एवरी 1000 में कितने नए इंडिविजुअल्स ऐड हुए उसको बोलेंगे बर्थ रेट। कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हुई वहां पे उसको बोलेंगे डेथ रेट। तीनों डेफिनेशंस क्लियर हुआ? पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट और हमारा डेथ रेट। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को पहले लिखना है। फिर आपको लिखना है बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स, ये आपको लिखना है। फिर इसके बाद आप लोगों को लिखना है यहाँ पे डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स पे कितनी डेथ हो रही है। फिर सेक्स रेशो, सेक्स रेशो का मतलब है कितनी नंबर ऑफ फीमेल्स हैं पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन में 1000 मेल है तो 1000 में कितनी फीमेल्स हमारे पास प्रेजेंट है। 900 है, 920 है, 980 है, वो हमें बताएगा सेक्स रेशो। तीनों डेफिनेशंस क्लियर सबको? यस मैम। चलो फिर इसके बाद आता है अ पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम। एक गिवन टाइम में कोई भी पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। अब मैंने पॉपुलेशन तो देख लिया कि मेरे पास एक प्रॉपर एरिया में उस प्रॉपर टाइम में कितने इंडिविजुअल, लेकिन अब मेरे को ये भी पता होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन हो कितने टाइप के हैं, कि उसके अंदर हमारे यंग कितने हैं और एडल्ट कितने हैं और उसके अंदर ओल्ड एज कितने हैं, वो मेरे को पता लगाना होगा। when the age distribution percent individual of given age और age group वाले is plotted for the population, the resulting structure is known as age pyramid। तो age pyramid का मतलब ये होता है कि अगर मैं एक पूरी पॉपुलेशन में एज के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्राफ्स प्लॉट कर दूं कि मेरे पास एक पॉपुलेशन में 1000 इंडिविजुअल्स है, 1000 है, 1000 में से 50 तो मेरे पास कितनी एज वाले हैं, 50 है मेरे पास यंग एज वाले, 20 है मेरे पास इन्फेंट, और कितने बचे 50 20 70 30 है मेरे पास ओल्ड एज वाले। इसको मैं बोलूंगी एज पिरामिड। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन एज पिरामिड हमें एज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, मेल्स का भी और फीमेल्स भी कंबाइन एक ही डायग्राम में होता है। मैं यहाँ पे मेल फीमेल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एज देख रही हूँ कि 50 जो मैंने आपको यंग बोला तो उस 50 एज में मेरे पास मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, राइट। The shape of the pyramid reflect the growth status of the population। अब वो जो पिरामिड मैंने बनाऊंगी यहाँ पे, पिरामिड की जो शेप होगी वो मेरे को ये बताएगी कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में यंग एज वालों की नंबर बढ़ रहा है या फिर ओल्ड एज वालों का नंबर डिक्रीज हो रहा है या फिर इन्फेंट वालों का नंबर बढ़ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो क्वेश्चन आता है ना यहीं से आता है क्वेश्चन इस नोट के।
पहला एक शेप होता है एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग जैसे कि नाम से हम लोगों को पता चल रहा है, एक्सपेंडिंग का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कब बढ़ेंगे? जब नए नए बर्थ होंगे, तो बर्थ कितने बढ़ेगा? तो नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल इज वेरी लार्ज, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स मॉडरेट इन नंबर एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर फीवर। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? आपका यहाँ पे ग्राफ्स दिखाया, चलो पहले तीनों पढ़ लेते हैं, फिर तीनों एक साथ ग्राफ दिखाती हूँ आप लोगों को। एक होता है मेरे स्टेबल, बच्चों एक्सपेंडिंग का नाम भी याद रखना, ट्रायंगुलर शेप पिरामिडल, इसकी होगी ट्रायंगुलर शेप पिरामिडल। एक होगा मेरे पास स्टेबल, स्टेबल का मतलब ये है कि वहां पे ना तो कोई नया इंडिविजुअल ऐड हो रहा है और ना ही पुराना इंडिविजुअल डेथ हो रहा है, और जितने मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर है तीनों एज ग्रुप के जो है, मतलब वहां पे आपका यंग भी, इन्फेंट भी, ओल्ड भी, तीनों के तीनों सेम ही में है, तीनों के तीनों एज ग्रुप्स आपके सेम ही नंबर में अगर प्रेजेंट है, उसको स्टेबल बोलेंगे। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या होगा? जब मेरी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रही होगी या डिमिनिश कर रही होगी, इसको बोलता है अर्न शेप पिरामिड। ट्रायंगुलर शेप पिरामिड, बेल शेप पिरामिड और अर्न शेप पिरामिड, तीनों याद हुए या नहीं? क्लियर है तीनों? चलो अभी जरा Yes, ma'am. कैसे शेप आपको बनाना है। शेप पे भी क्वेश्चन आता है, जब हम आप लोगों को इसका डीपीपी सॉल्व कराऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा। पिरामिड ऑल्सो इंडिकेट द रेशियो ऑफ कितने प्री रिप्रोडक्टिव हैं, कितने रिप्रोडक्टिव हैं, कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं। तो एक्सपेंडिंग में क्या होगा? प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर ज्यादा होगा, रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्टिव वाला नंबर कितना होगा? मॉडरेट होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला फ्यूअर होगा, कम होगा। ऐसे ही स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव ऑलमोस्ट सेम होगा और पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम अमाउंट में होंगे। डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव कम होगा, ग्राफ से पता चल रहा है प्री रिप्रोडक्टिव फ्यूअर होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एज वाले ज्यादा होंगे, जो ज्यादा रिप्रोडक्शन कर रहे होंगे। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है जो यंग, जो 14 से नीचे वाले एज के हो गए। रिप्रोडक्टिव मतलब वो इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आते हैं हमारे ओल्ड एज वाले इंडिविजुअल्स। ये समझ रहे हो ना? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये तीनों ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए। ग्राफ्स की शेप क्या होती है, ग्राफ हमको क्या समझाते हो आपको पता होना चाहिए। इन्हीं को हम बोलते हैं आपके एज पिरामिड्स। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब आता है हम लोगों का पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि उस एरिया के अंदर मेरे को फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी कैसी है, प्रिडेशन प्रेशर, उसका वेदर कैसा रहता है, ये सारी चीजें मिलके एक एरिया की पॉपुलेशन को साइज डिसाइड करती है। तो यहीं पे वो लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि साइज ऑफ ए पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है? आपकी फूड अवेलेबिलिटी पे, प्रिडेशन प्रेशर पे, या फिर आपके वेदर पे। देयरफॉर साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट अ स्टेटिक पैरामीटर। अगर मेरे को पॉपुलेशन का साइज पता चल जाए वो स्टेटिक पैरामीटर नहीं। स्टेटिक का मतलब समझते हो? बैलेंस, मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा, या कांस्टेंट समझ लो, ये तो बोलता है स्टेटिक। Yes, ma'am. वो कभी भी स्टेटिक नहीं होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और परसेंटेज या फिर कितना वहां का बायोमास है, उसको पॉपुलेशन डेंसिटी वाला भी वो पीछे फॉर्मूला लिखवाया था ना, पॉपुलेशन डेंसिटी। Yes, ma'am. ये चीज। अब पॉपुलेशन डेंसिटी आपका किस किस चीज पे? नेटेलिटी, नेटेलिटी का मतलब वही बताया था बर्थ वाला, बर्थ रेट, है ना, कि नंबर ऑफ बर्थ गिविंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इट इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ पे फैक्टर्स पूछ रहे हैं तो कैसे लिखोगे? पॉपुलेशन डेंसिटी को लिखते हैं एन से, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बर्थ रेट। अगर मेरे पैदा होने वाले इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है मेरा पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। अगर मेरा डेथ रेट बढ़ेगा एरिया का तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो 1 डेथ रेट, ऐसे लिखना है इनको। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? कितने लोग Migration। अंदर यहाँ से population क्वेश्चन आएगा
पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर आपकी नेटेलिटी रेट बढ़ रहा है, मतलब नेटेलिटी बर्थ रेट बढ़ रहा है, तो बर्थ रेट बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी। और अगर आपका मोर्टेलिटी डेथ रेट बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज होगी। और अगर हमारा इमिग्रेशन हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ेगी। इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है? इमिग्रेशन जाना, माइग्रेट होगी कहीं से पीपल इस पॉपुलेशन में आ रहे हाँ, हैं। आपकी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स का ऐड हो जाना। इमिग्रेशन का मतलब ऐड होना। माइग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेट कर जाना, चले जाना। तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो कैसे लिखोगे इसको? एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बर्थ रेट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमाइग्रेशन, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेथ रेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑल्सो इमिग्रेशन, माइग्रेशन। बस इतना लिख लेना, सब याद रहेगा आप लोगों को। अब एग्जाम में पता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के सिंबल पे भी क्वेश्चन आ जाता है, नीट में आता है क्वेश्चन कि पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब होता है बढ़ना और नेगेटिव का मतलब डिक्रीज होना। आ रहा है समझ? जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला बना दिया, NT इज इक्वल्स टू N नोट प्लस बर्थ रेट प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन। ये एनटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड नॉट का मतलब होता है कि पॉपुलेशन इनिशियल वाली कैसी थी मेरी। दिस इज इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन में ऐड तो कर दिए मैंने जितने नए इंडिविजुअल्स मेरी पॉपुलेशन में और जितने नए बर्थ हुआ उन सबको, और जितनों की डेथ हुई और जितने चले गए उन सबको माइनस कर दिया। बस ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आता है, एक यहां से आ जाएगा प्लस माइनस के सिंबल पे, एक क्वेश्चन आ जाएगा फॉर्मूले पे। आपको 4-5 फॉर्मूले दे देंगे और फॉर्मूले के बेसिस पे बता देंगे कि बताओ फॉर्मूला। हर्षिता व्हाट इज टोपोग्राफी? बेटा लास्ट क्लास में बताया था टोपोग्राफी। किसी को याद है टोपोग्राफी क्या बताया था मैंने आप लोगों को? टॉपिंग करना, टोपोग्राफी बेटा। हमारी जो सॉइल है ना उसके अंदर कितनी लेयर्स प्रेजेंट है, उसके अंदर टॉपिंग हो रखी है। वो बाहर से मेरे को उसका अपीयरेंस कैसा दिख रहा है, कितनी लेयर्स मुझे दिख रही है, उस चीज को पता लगाना, इसको टोपोग्राफी बोलते हैं। किसी भी लैंड का, सॉइल का। हाँ बोलो। हमें इसका जो ये फॉर्मूला है एन, इससे हमें पॉपुलेशन की मतलब बर्थ रेट या डेथ रेट निकालने को मिलेगा? नहीं नहीं, अपने बर्थ रेट टॉपिक डेथ को रेट नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा। आपको 4 फॉर्मूले दे देंगे अलग अलग, उसमें कहीं पे प्लस माइनस ऐसे करके वैल्यूज चेंज करके कुछ भी आपसे एग्जैक्टली फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा। और अगर बर्थ रेट भी पूछने के लिए आएगा तो आपको यहाँ पे वैल्यूज देंगे, कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, इतना इनिशियल में था, इतनी नई बर्थ हुआ है वहां पे, इतने लोग माइग्रेट हुए, पॉपुलेशन डेंसिटी निकालो या डेथ रेट निकालो या माइग्रेशन निकालो, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो नॉर्मल आप वैल्यूज पुट करके कुछ भी निकाल सकते हो अब तो यहाँ से। में। और माइग्रेशन में भी पॉजिटिव आता है क्योंकि उसमें संख्या ऐड हो रही है एक जगह से, जैसे यहाँ पर आ गई तो उसमें हाँ, आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स आए ना तो आपकी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ही। आपके यहाँ से चले गए, ई माइग्रेशन हो गया तो माइनस करना पड़ेगा आपको। जैसे आपके घर में अभी 10 इंडिविजुअल्स है, सपोज करो कोई एक नया छोटा बेबी पैदा हुआ तो 10 से 11 हो गए, है ना। किसी ओल्ड एज इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई तो वापस से 10 हो गए। एक कोई इंडिविजुअल बाहर जॉब करने के लिए चले गए तो 9 हो गए, है ना। कोई आपका रिलेटिव आके वापस में घर पे रहने लग गया तो 10 हो गए। ऐसे काउंट करेंगे यस इसको, ठीक है। ओके। चलो ये हो गया हमारा यहाँ पे। दिस इक्वेशन शोज दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज। ये पूरा बता दिया कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी अगर नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमाइग्रेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ। वो सब ये ध्यान रखना, मतलब आपका B प्लस I आपका अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू D प्लस E तो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगा। इतनी चीज लिखा दी इन्होंने। चलो अब आते हैं इसी के बेसिस पे जो मैंने अभी आपको जस्ट ये इक्वेशन बताया, इसी का इन लोगों ने ग्राफ प्लॉट कर दिया है।
दो टाइप के इन्होंने ग्राफ प्लॉट किए, इसको इन लोगों ने नाम दे दिया पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। दो ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, सेकंड होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ कब होगी? जब मेरे पास फूड और स्पेस कैसे होंगे? अनलिमिटेड होंगे। मतलब मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट में फूड और स्पेस है। अब जब किसी पॉपुलेशन को पूरी फैसिलिटीज दी जा रही है तो वहां पे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी ही बढ़ेगी, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. डेथ रेट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ईच स्पीसीज हैज द एबिलिटी टू रियलाइज फुली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रीन नंबर। मतलब उनको अपनी नई पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई नया न्यू बॉर्न हुआ तो उसको फूड स्पेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा पूरा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन ड्रास्टिक चेंज दिखाएगा आपका। कैसे? इक्वेशन कैसे लिखोगे? इक्वेशन ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की फॉर्म में जब हम लिखेंगे dn बाई dt, बी मतलब बर्थ रेट, डी फॉर डेथ रेट, इनटू एन। अब यहाँ पे b माइनस डी को हम लिख देते हैं r, और dn बाई dt इज इक्वल टू किसका हो गया? r। मतलब सपोज करो इसको इन्होंने r लिख दिया, ये हो गया हमारा n। अब ये होता है ना हम लोगों का x इज इक्वल टू m बाई, ऐसे ही तो ग्राफ प्लॉट करते हैं ना। यस मैम। y इज इक्वल टू एम एक्स लिख लेते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ये x एक्सेस है मेरा और ये मेरा y एक्सेस है। x एक्सेस पे मैंने क्या ले लिया? अपना टाइम ले लिया। और y एक्सेस पे मैंने क्या ले लिया? सपोज करो n लिया। एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने टाइम और यहाँ पे है ये हमारा k। अब इसके बेसिस पे इन लोगों ने ग्राफ बता दिया कि ये तो मेरा ग्राफ हुआ किसका? a का, dn बाई dt इज इक्वल टू rn का, और ये वाला ग्राफ हो गया dn बाई dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाई k। बस ये ग्राफ आप याद रख लेना, सिंपल है। अब ग्राफ में a क्या बता रहा है मेरे को, b क्या बता रहा है? a बता रहा है व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, प्लॉट आएगा मेरा एक्सपोनेंशियल। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ, द प्लॉट इज लॉजिस्टिक, k इज द कैरिंग कैपेसिटी। अब ये नॉट लिमिटिंग वर्ड समझते हो क्या होता है? व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट लिमिटिंग मतलब ग्रोथ को एक लिमिट में नहीं लेके आ रहे हैं। रिसोर्सेज मेरे पास अनलिमिटेड है। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तभी तो मेरा ग्राफ कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। अब देखो आपको दिख रहा है ए में आपका जो कैसे इंक्रीज होता चला जा रहा है ये इसके वैल्यू से। लेकिन जब मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है तब मेरे पास ग्रोथ कैसी होगी? एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी। सिर्फ के क्या है? कैरिंग कैपेसिटी इन लोगों ने ले लिया। मतलब एक प्रॉपर वैल्यू ऐसी आ गई यहाँ पे कि इस वैल्यू से ऊपर बढ़ ही नहीं सकता है। कैसे? जैसे कि देखो मेरे पास दो केसेस हैं, एक केस ए है एक केस बी है। ए केस में है मेरे पास सपोज करो 100 चॉकलेट्स हैं, बी केस में है मेरे पास सिर्फ 20 चॉकलेट्स, और मेरे पास इनके अलावा और कुछ खाने को बचा ही नहीं है। ए केस में मेरे पास सिर्फ 10 लोग हैं और बी केस में मेरे पास भी 10 लोग हैं। अब कौन सी केस में इंडिविजुअल ज्यादा टाइम तक सरवाइव करेगा? जब मेरे पास खाने के लिए सिर्फ चॉकलेट है। ए केस में होगा, ए केस में जो इंडिविजुअल्स हैं वो आराम से चॉकलेट भी खाएंगे, वो रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन करके इनके जो नए न्यू बॉर्न बेबी आएंगे उनकी भी टेंशन नहीं रहेगी, वो सोचेंगे उनको भी खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। लेकिन जब मेरे पास बी केस है 10 इंडिविजुअल खुद तो खाएंगे लेकिन वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है सोर्सेज लिमिटेड है। सिर्फ मेरे पास 20 नंबर ऑफ सोर्सेज है तो मेरे को 20 से ऊपर नहीं काउंट बढ़ाना है। तो जो 20 नंबर बता दी कैरिंग कैपेसिटी हो गया, कितनी उनकी कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी के अंदर अंदर उनको रखना है। जैसे कि हम अपना एक बजट डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मेरे को सपोज करो मोबाइल फोन खरीदना है, घर वाले हम लोगों को बजट बता दें कि मेरा बजट 20 या 25,000 है, उससे ज्यादा का मोबाइल आपको नहीं लेना है। तो जो मम्मी ने पापा ने जो बजट हम लोगों को बता देना वो कैरिंग कैपेसिटी बन गया, उसके अप्रोक्स हम लोग नहीं जा सकते। आया समझ में कैसे हुआ? सोर्सेज अनलिमिटेड है तो मेरे को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगा, सोर्सेज लिमिटेड हैं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ दिखेगा। ग्राफ मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन यहीं पे ग्राफ पे आता है। ये सुनाया मैम? आपने जो कैरिंग कैपेसिटी बताई है ये हम ऑर्गेनिज्म के लिए डिफाइन करते हैं या फिर उस इकोसिस्टम के लिए जहाँ पे वो सारे ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन रह रही है? उस एनवायरमेंट के लिए हम डिसाइड करते हैं जिस एनवायरमेंट मेरे रिसोर्सेज के केसेस में हम बताते हैं कि इस वैल्यू से ऊपर हमारी पॉपुलेशन नहीं जाएगी, इस वैल्यू से ऊपर पॉपुलेशन नहीं जाएगी
क्योंकि हमारा यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके मैम। चलो ये हुआ हमारा। और बाकी इसको ना, ये जो इक्वेशन इन्होंने बताया, इस इक्वेशन को आप लोगों ने मैथ्स तो वैसे हाँ, आप लोगों के पास तो मैथ्स होगा ही नहीं, एनटी हम लोगों को पता है, नोट पता है, ये आर क्या है और ई क्या है, इसको और बस याद रख लेना। आर ऑफ इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज और ई इज इक्वल्स टू बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ये तो हम लोगों को पता ही होता है क्या है यहाँ पे। चलो इतना हो गया। डी डेथ रेट, मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की मतलब कितना रेट इंक्रीज हो रहा है, ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये दिस वन, इसकी वैल्यू बता रहे हैं कि कितना इंक्रीज हो रहा है। आर को हमने क्या माना था, बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, है ना, उसको कि कितना इंक्रीज हो रहा है नेचुरली हमारा रेट, वो चीज। और के कैरिंग कैपेसिटी, यहां से भी क्वेश्चन आया था, के क्या है, आर क्या है, ये सब चीजें। फिर R is an important parameter assessing impact of biotic और abiotic factor on population। R एक important factor है जो हम लोगों को बता रहा है कि हमारी बायोटिक के ऊपर एबायोटिक फैक्टर्स का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। R for फ्लोर बीटल वॉज 0.12, नॉर्वे रेड के लिए 0.015 है, और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए R कितना है हमारा, ये है। इन 1981 का डेटा है, इस डेटा को लिख लो जहां पे आप लोग अपने नोट्स बना रहे होंगे ना, उन नोट्स में इस डेटा को ऐड करो। फ्लोर बीटल के लिए 0.12, आर क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। जैसे कि सपोज करो मेरे घर में क्या हुआ, 10 नए बच्चे पैदा हुए, 10 नए बच्चे पैदा हुए, डेथ रेट 6 लोगों की हुई, तो 10 माइनस 6 कितना है मेरे पास, यहाँ पे आर वैल्यू 4 है। तो मतलब जो मेरी पॉपुलेशन में जो नंबर बढ़ेगा 4 बढ़ेगा ना, 10 नए न्यूबॉर्न थे वो नहीं बढ़ेगा, माइनस जितनों की डेथ हुई, जितने बच गए वो नंबर बढ़ेगा मेरी पॉपुलेशन में, उसको बोलते हैं आर। और एक्सपोनेंशियल का आपने ग्राफ देखा ही था, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा था, जे शेप था, और लॉजिस्टिक का कैसा था, एस शेप था ना। देखो ये रहा ए वाला ग्राफ, एक्सपोनेंशियल का जे शेप है, और ये वाला एस शेप है। ये ग्राफ आप लोगों को याद रखना है। फिर आ जाता है वही हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ, क्या होता है, द रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड, सर्टेन पॉइंट पे आके जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाता है तो वहां पे नई पॉपुलेशन ग्रो नहीं करता। ये ग्रोथ मॉडल मोर रियलिस्टिक होता है क्योंकि हम लोगों को पता है हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है। एवरी इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट ऑफ हैबिटेट लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर नंबर तक ही बढ़ेंगे। मतलब जो पॉपुलेशन में इंक्रीज आएगा वो एक प्रॉपर अमाउंट है। जैसे कि मैंने अभी 20 चॉकलेट और 100 चॉकलेट वाला एग्जांपल दिया, उस 20 चॉकलेट के अकॉर्डिंग ही नई पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उससे ज्यादा नंबर में इंक्रीज नहीं होगा। तो जो मैंने एक वहां पे डेटा फिक्स कर दिया ना, एक टाइम लाइन वहां पे फिक्स कर दिया है, उसको कैरिंग कैपेसिटी हम बोल रहे हैं यहाँ पे, कि इससे ऊपर मेरा लॉजिस्टिक ग्रोथ में ग्राफ नहीं जा सकता बिकॉज मेरे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। व्हेन हम लोगों ने एन को प्लॉट किया टी के अगेंस्ट, तो मेरे पास वहां पे जो कर्व आया वो एस शेप आया, और इसको हम वरहल्स्ट पियरल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका इक्वेशन आपको बच्चों, इक्वेशन दोनों याद रखना है, एक्सपोनेंशियल dn बाई dt इज इक्वल्स टू आर एन, ये था। लॉजिस्टिक में क्या करना है, बस dn बाई dt आर एन, बस क्या करना है, कैरिंग कैपेसिटी लगा देना, k माइनस एन बाय के। इसको एक दो बार लिख लो, याद हो जाएगा। लिख रहे हो, यस मैम, याद हो गया मैम। यस हो गया याद? चलो रिपीट करो इसको जरा सबके सब अपना अपना आपका अनम्यूट करके। लेट्स सी क्लास में आज कितना फिश मार्केट बनाते हो, बोलो सबके सब, एवरीवन। Exponential growth dn upon में dt is equal to rn, and logistic growth dn upon में dt rn k minus n upon में k. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ dn by exponential growth exponential growth dn upon upon dt is equals to rn, logistic logistic growth growth dn upon equals dt to rn dn upon dt equals to rn k minus n upon k. वेरी गुड वेरी गुड। चल हाँ, रवनीत रवनीत भी बोलने वाले थे, रवनीत बेटा बोलो। Yes, logistic dn by dt rn k minus n.
चलो हो गया. ग्राफ shows leg phase followed by phases of acceleration, deceleration, finally an asymptom when population density reach the carrying capacity तक जब हमारा बढ़ गया. मतलब acceleration और deceleration देखो जरा. ये पहले धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है, फिर एक टाइम पे आने के बाद हल्का सा ये आपका कांस्टेंट होता चला जा रहा है. तो यही एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन इसको ये बोल रहा है. यहां तक हम लोगों का हो गया. अब हम चलते हैं आगे. ये बहुत इजी वाला पार्ट आ गया अब हम लोगों का. सबसे पहले life history variations. Life history variations, Darwin fitness refers to the population when they evolve to maximize their reproductive fitness. Evolution chapter पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, Yes, ma'am. आप लोगों को पता होगा डार्विन फिंचेस किए थे, हमारे डार्विन साइंटिस्ट थे. कितने ईयर के लिए गए थे वो गैलापागोस आइलैंड पे? 5 years. 5 years के लिए गैलापागोस आइलैंड पे गए थे. वहां पे उन्होंने बहुत सारे फिंचेस देखे थे. वो फिंचेस उनको दिखे थे, किसी का लार्ज बीक था, किसी का कुछ, मतलब बीक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस उनको दिख रहा था. वो था. तो एक सर्वाइवल ऑफ फिटनेस डेफिनेशन वहां पे थी कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएगा वही आगे मूव ऑन करेगा, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी, है ना. सर्वाइवल, वही सर्वाइव करेगा जो एनवायरनमेंट के लिए फिट है. तो यहीं से कुछ याद आ रहा है. डार्विनियन फिटनेस refers to the population where they evolve to maximize their reproductive fitness. मतलब वो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इवॉल्व करेगी जो रिप्रोडक्टिवली बहुत ज्यादा फिट होगी, और जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट होगी उसी के अंदर ज्यादा बर्थ रेट बढ़ेगा. अब बर्थ रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है मेरी आर की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना, बिकॉज आर इज इक्वल्स टू बी माइनस डी. ये बी की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू भी बढ़ेगी. अगर डी की वैल्यू बढ़ेगी तो आर की वैल्यू कम होगी. बी इंक्रीजेस, आर इंक्रीजेस. बी इंक्रीजेस, सॉरी बी नहीं यार, डी. D. D increases and then R decreases. ऐसे शॉर्ट में लिख लिया करो, सिंपली याद हो जाता है बहुत जल्दी. अंडर सिलेक्शन प्रेशर organism evolved toward the most efficient reproductive strategy. The rate of breeding varies from species to species as some organism breed करते हैं अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार, जैसे कि हमारा सैल्मन फिश या फिर बैम्बू ट्री होता है. while कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लाइफ टाइम ब्रीड करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए. ये भी चीज आती है. अब जो लाइफ में एक बार ब्रीडिंग कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत लो, मतलब कम इंक्रीज होगी, और जो पूरी लाइफ टाइम मतलब कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं उनकी पॉपुलेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी, है ना. सम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज. मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही टाइम ब्रीडिंग में बहुत सारे स्पीसीज बनते हैं, और कुछ केसेस ऐसे हो जिसमें एक टाइम में सिर्फ एक ही स्पीसीज बनता है ना. स्मॉलर नंबर ऑफ बट लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग्स जो हम लोगों को देता है, जैसे बर्ड्स और मैमल्स हो गया. इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट life history trait of organism have evolved in relation to the constraint imposed by the abiotic and biotic component of the habitat in which they live. मतलब लाइफ हिस्ट्री हम लोगों को ये बताती है कि हमारी कोई भी पॉपुलेशन या कोई भी स्पीसीज इवॉल्व कैसे हुई है, उसकी आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स थे, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को कैसे अडेप्ट किया, उसके बेसिस पे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई या पॉपुलेशन डिसाइड हुई. जैसे कि हम लोग बोला आज के टाइम में बर्ड्स की पॉपुलेशन बहुत सारी है और डॉग्स की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वो उनकी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है पॉपुलेशंस बढ़ी है. ठीक है. लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस पे हमारा, याद रख लेना, सफिशिएंट है. चले आगे. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब आता है पॉपुलेशंस आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं. पॉपुलेशन इंटरेक्शन वाला कौन सा पॉइंट आ गया, देखो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एबायोटिक इंटरेक्शन. सेकंड मैंने पढ़ा है एबायोटिक बायोटिक इंटरेक्शन. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, Biotic to biotic interaction. या बायोटिक का बायोटिक से कैसे इंटरेक्शन है, अब ये पढ़ेंगे. अब बायोटिक इंटरेक्शन, दिस इज द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, मतलब दो अलग अलग स्पीसीज आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है. अब इंटरेक्ट कर तो रही है,
अब इंट्रैक्शन से रिजल्ट्स हम लोगों को क्या मिल रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। रिजल्ट मेरे पास हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंट्रैक्शन होते हैं। जो टेबल दी हुई है, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो अच्छे से। क्या बताता है? सबसे पहले आता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे मैं हूं और स्तुति है, हम दोनों आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज करो मेरा बायो अच्छा है और स्तुति का फिजिक्स अच्छा है। मैं उसको बोलूंगी कि मैं आपको बायो पढ़ा दूंगी, स्तुति मेरे को फिजिक्स पढ़ा देगी। तो हमने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया ना। Yes, इसमें ma'am. स्तुति को और मुझे दोनों को कोई लॉस नहीं है, दोनों को प्रॉफिट। तो स्तुति और शिवानी मैम दोनों का प्लस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट केस आता है कंपटीशन। अब कंपटीशन ये हो रहा है कि हम लोगों को अपना अपना मेरा बायो अच्छा है, उनका फिजिक्स अच्छा है, दोनों को कंपटीशन देना है कोई। अब दोनों में कंपटीशन होगा तो ना तो मतलब मेरी तो फिजिक्स वीक रह जाएगी, स्तुति की बायो वीक रह जाएगी। ना उसको बायो पढ़ाऊंगी ना उस पे फिजिक्स पढ़ाएगी, दोनों को किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा ना कंपटीशन में। नेक्स्ट आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब ये होता है, प्रीडेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज करो मैंने तो स्तुति को बायो पढ़ा दिया, स्तुति ने मेरे को फिजिक्स पढ़ाने से मना कर दिया, ये हुआ प्रीडेशन। ठीक है, तो प्रीडेशन में एक को बेनिफिट होता है और एक को हार्म होता है। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म प्रीडिज्म दोनों सेम होता है। कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म में यह हुआ कि मैंने इनको क्या बढ़ा दिया, स्तुति को बायो बढ़ा दिया, लेकिन रिटर्न में मैंने क्या किया, फिजिक्स किसी और से पढ़ लिया जाके, तो मेरे को कोई लॉस नहीं हुआ लेकिन स्तुति को प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। दिस इज कमेंसलिज्म। एक को बेनिफिट होता है तो दूसरे को लॉस नहीं होता है। एमेंसलिज्म में क्या होता है? एमेंसलिज्म का मतलब ये है कि मैंने स्तुति को बायो नहीं पढ़ाया और मैंने कहीं दूसरी जगह से जाके फिजिक्स पढ़ लिया, स्तुति का लॉस हुआ हुआ ना। और मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्तुति की साइड से मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरा जीरो एंड। इसको एमेंसलिज्म बोलता है। अब एग्जाम्पल्स देख लो इनके। याद कैसे रखोगे, मेन चीज ये आती है। याद रखने के लिए सबसे पहले लिखना MCP या फिर MCP स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो आप लोग इसको, या फिर अगर इसको शॉर्ट में हम बनाए तो ऐसे भी लिखते हैं हम इसको, MA माँ PC, M आ गया, A आ गया, PC एंड PC। अभी बनाना है इनके साइड में जरा, अच्छा अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाओ इसके। आप लोगों को ना मैं ट्रिक्स बनाना सिखाती हूँ, ट्रिक्स कैसे बनाएंगे। MA माँ PC, PC का मतलब होता है ना, लैपटॉप को बोलते हैं ना PC, लैपटॉप या कंप्यूटर, कि हम लोग अपनी मम्मी को बोल रहे हैं कि मेरे को PC चाहिए, PC माँ PC। M फॉर म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों में प्लस प्लस। एमेंसलिज्म में एक प्लस माइनस और फिर प्लस का कर दिया एक जीरो। P फॉर प्रीडेशन, प्रीडेशन में प्लस माइनस तो फिर से यहाँ पे प्लस कर दो। C में कॉमनसेलिज्म आ गया, कॉमनसेलिज्म में फिर से प्लस कर दो। प्रीडेशन हम लोगों ने लिया ना यहाँ पे एक प्लस, तो यहाँ पे अब कर दो माइनस। पैरासिटिज्म प्लस माइनस हो गया हमारा, और प्रीडेशन कुछ भी ले लो ना यहाँ पे, फिर प्लस माइनस, नीचे कंपटीशन वाले में तो माइनस लेना है ना। देखो इसकी एक अच्छी सी ट्रिक आपको बना के देती हूँ मैं अभी। प्लस माइनस प्लस, फिर हम लोगों ने लिया जीरो, देन फिर से एक प्लस माइनस आ गया हम लोगों का प्रीडेशन वाला। अब पैरासिटिज्म ले लो, फिर से प्लस एंड कॉमनसेलिज्म का जीरो आ गया, कॉम्पिटिशन नेगेटिव। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास कॉमनसेलिज्म नेगेटिव हो गया, इसको ऐसे बनाओ, और एक हमारा बन गया कॉमनसेलिज्म हो गया ना, कॉमनसेलिज्म का जीरो। कॉमनसेलिज्म ऊपर है, नीचे कंपटीशन है। नीचे हमने कंपटीशन लिया और कॉमनसेलिज्म ऊपर लिया, तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा फिर। इनको चेंज कर दो ना आपस में। यहाँ पे हम लोगों ने लिया कंपटीशन, नहीं कॉमनसेलिज्म लिया, तो यहाँ पे प्लस करो एंड यहाँ पे माइनस। अभी देखना इसका कोई ट्रिक बन रहा है, प्लस माइनस प्लस जीरो प्लस माइनस, ऐसे कर सकते हैं ना, प्लस जीरो प्लस माइनस, फिर प्लस जीरो माइनस प्लस माइनस माइनस। नहीं बन रहा है कुछ ट्रिक,
बनाना हम पड़ेगा। एग्जाम्पल के थ्रू इजी हो जाता है याद करना इसको। हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू वैसे इजी हो जाता है, पर एग्जाम्पल्स भी तो याद रखने पड़ता है। चलो एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीडेशन वाला देखो। प्रीडेशन का मतलब होता है, एक होता है मेरे पास प्रीडेटर और एक होता है प्रे। प्रीडेटर क्या होता है? प्रीडेटर जैसे कि शिकारी। जो शिकार करता है, और जिसका शिकार होता है वो होता है प्रे। प्रीडेटर मतलब जैसे इसके पास ज्यादा वर्ड्स है, तो लार्ज साइज वाला एनिमल है। इसने क्या किया, किसी छोटे इंसेक्ट को, जैसे लिजार्ड है। लिजार्ड क्या होता है? लिजार्ड मेरा प्रीडेटर हो गया। वो किसको खाते हैं? मॉस्किटोज को खाता है, तो प्रे हो गया। तो लिजार्ड को यहाँ पे फायदा हो रहा है, लिजार्ड को मॉस्किटो खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन मॉस्किटो को तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना। यस मैम। इसके पॉजिटिव, एक के ऊपर नेगेटिव, ऐसे आप ले सकते हो इसको। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में। प्रेडेशन इज नेचर्स वे ऑफ इंटरफेरिंग एनर्जी टू हायर ट्रॉपिकल, जैसे कि हम लोग उसमें पढ़ेंगे इकोसिस्टम में, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ये, कि हायर ट्रॉपिकल लेवल पे जाते हैं एक दूसरे को। जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे मेरे पास प्रोड्यूसर्स को किसी रैबिट वगैरह ने खाया, रैबिट को किसी दूसरे एनिमल ने खाया, फिर उसको दूसरे एनिमल ने खाया। तो जो खा रहा है उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, जिसको खाया जा रहा है उसको तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा ना। सिर्फ टाइगर एक प्रेडेटर होता है जो किसी डियर को खा रहा है, तो डियर यहाँ पे प्रे हो गया। स्पैरो एक प्रेडेटर हो गया जो किसको खाती है? छोटे छोटे फ्रूट सीड्स, इनको खाता है। ठीक है। प्रीडेटर का काम क्या होता है? प्रीडेटर प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड की तरह यूज करते हैं हम इसको। प्रीडेटर मेंटेन करता है स्पीसीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग प्रे की। बहुत सारी स्पीसीज हमारी अगर बन जाती हैं तो उन प्रे के अंदर कंपटीशन को कम कर देते हैं ना, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज को खुद खा जाता है ये, उनके बीच में फूड के लिए या रिसोर्सेज के लिए कोई कंपटीशन नहीं रहेगा फिर। बिसाइड्स acting as conduit for energy transfer across tropical level, predator play other important roles। predator यहाँ पे कुछ important रोल भी प्ले करता है। in absence of predator, अगर मेरे पास predator नहीं हुए तो मेरे पास प्रे की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे ये वाला शायद मैंने आप लोगों को बायोटेक में भी तो पढ़ाया था ना। कौन सा टॉपिक था वो बायोटेक में जो पढ़ाया था, जिसमें आपको बताया था कि हम लोगों ना क्या करना है, हम लोगों को पॉपुलेशन को पूरा कंट्रोल नहीं करना है, एक सिर्फ उसको एक नॉर्मल लेवल तक लेके आना होता है। उसमें नहीं पढ़ाया था शायद, माइक्रोब्स में पढ़ाया था, माइक्रोब्स में बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स में। यस मैम, हाँ ना, Yes, माइक्रोब्स में पढ़ाया था मैंने लेडीबग्स एंड एफिड्स के बारे में। हाँ उसमें पढ़ा था ना, तो वही वाला बायोटेक कंसेप्ट। में भी था, सेकंड जो एप्लीकेशन वाले में था। इकोसिस्टम को हम लोगों को डिसबैलेंस नहीं करना, इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस बना के रखना। अगर मैंने प्रे की सारी पॉपुलेशन को बिल्कुल डिक्रीज कर दे तो प्रीडेटर किसको खाएंगे फिर? उन प्रीडेटर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्रीडेटर की डेथ हो गई तो उसके ऊपर डिपेंडेंट जो दूसरा ट्रॉपिक लेवल है उसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है, ये चीज। व्हेन सर्टेन, क्या बेटा? फूड चैन में भी यही हाँ फूड चेन की बात कर रहे हैं, फूड चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। यस है ना? मैम ये सी पॉइंट में जो एक वर्ड लिखा है बिसाइड एक्टिंग एज अ कंडक्ट्स, इसका क्या मतलब होता है? डिसाइड एक्टिंग एज कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है कि एक जैसे कि उसमें ना अभी आप लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ, एक कैरियर की तरह काम करता है जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा होता है। एक सोर्स की तरह भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि हमारी जो प्रे की एनर्जी है, प्रे का हमारा प्रीडेटर खाएगा तो प्रे क्या एक एनर्जी का सोर्स बन के जा रहा है प्रीडेटर की बॉडी में। तो हम यहाँ पे एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे, तो उसको बोलते हैं कंडक्ट। एक कंडक्ट की तरह वर्क कर रहा है। हम कैरियर ही बोल सकते हैं। हाँ एक कैरियर, वो ये एक सोर्स बोल सकता है एनर्जी का, या फिर एक मतलब एक दो चीजों के बीच में कनेक्शन की तरह जो वर्क है, एक चैनल की तरह वर्क जो कर रहा हम होता या है। तो फिर व्हीकल बोल सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर के लिए। हाँ व्हीकल बोल सकते हो, फैक्टर बोल सकते हो। ओके मैम। ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर इसका इंग्लिश वर्ड अगर आप देखो, कंडक्ट का मतलब होता है कि कोई चैनल जो दो चीजों को कनेक्ट करके रख रहा है। तो प्रीडेटर और प्रे के बीच में क्या है, वो प्रे जो उसको खा रहा है प्रीडेटर, तो एनर्जी की फॉर्म में बन के जा रहा है ना, ऐसे कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती जाती है। यस मैम।
चलो आगे आता है व्हेन सर्टेन एक्सोटिक स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया। अगर हमने क्या किया, कुछ एक नई स्पीसीज लेके आए, उसको जियोग्राफिकल एरिया में इंट्रोड्यूस करा दिया, दे बिकम इन्वेसिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट। वो इन्वेसिव हो जाएंगे, बहुत हाई अमाउंट में अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करने लग जाएंगे, बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर। अब इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा एक चैप्टर से रिलेट कराती हूँ, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में जो वो कंसेप्ट था ना, हे फीवर वाला कंसेप्ट, पोलन एलर्जी वाला, है ना। तो पोलन एलर्जी में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग यूएस से, यस बेटा बोलो। पार्थेनियम नाम का सीड मतलब हाँ बीज। राइट, पार्थिनियम नाम का सीड था वो, है ना, वो हमारे इंडिया में आ गया था, उसकी वजह से बहुत हे फीवर और एकदम से इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गई थी। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उसको खाने वाला प्रीडेटर नहीं था मेरे एरिया में। अब सपोज करो मेरा रूम है, मैं रूम में क्या करूँ, लिजार्ड बहुत कम है, बहुत सारे मॉस्किटो ला के रख दूं यहाँ पे। अब मैं बहुत सारे प्रे लेके आ रही हूँ यहाँ पे, प्रे को खाने के लिए कोई प्रीडेटर नहीं है अभी यहाँ पे। अब प्रीडेटर नहीं है तो मॉस्किटो का अमाउंट तो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ेगी, यस मैम। बढ़ेगी ना, क्योंकि मैं उनको उनकी नेचुरल जो उनका इन्वायरमेंट होगा वहां पे तो उनके प्रीडेटर होंगे, लेकिन वहां से उठा के मैं उनको किसी दूसरे एरिया में ले आई हूँ जहाँ पे उनके प्रीडेटर है ही नहीं। जैसे कि अभी हमें पार्थिनियम वाला बताया अविनाश ने। आपका नाम अविनाश, क्या नाम था आपका दूसरा? सुमन। सुमन। यस। ओके, आप अपने रियल नेम से ज्वाइन किया करो। चलो ये हो गया प्रिकी पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इन 1920 इनटू ऑस्ट्रेलिया। प्रिकी पियर एक कैक्टस, एक प्रे था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 1920 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसने हैवोक बाय स्प्रेडिंग टू 2 millions of hectares, and thus was havoc a disease and was brought under control only after a cactus feeding predator was introduced into the country from its natural habitat। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रिकली पियर कैक्टस आ गया था, जिसकी वजह से वो 2 million हेक्टेयर, मतलब बहुत सारे हेक्टेयर्स में वो फैल गया था। फिर उसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जहां से वो आया था वहीं से हम लोग उसका एक नेचुरल प्रीडेटर उठा के लेके आए, और फिर उस प्रीडेटर उस प्रे को खाना शुरू कर दिया और हमारा बच गया था ऑस्ट्रेलिया। ऐसे यहाँ पे किया गया आता है, आया समझ में? यस। चलो अब आगे आता है, इफ अ प्रीडेटर इज टू इफिशिएंट। अगर प्रीडेटर बहुत ज्यादा इफिशिएंट है, ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, अपने प्रे के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में उसको खा रहा है, देन द प्रे बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगा। प्रे एक्सटिंक्ट हो गया पूरी तरीके से, तो फिर वो रिप्रोडक्शन करके नई स्पीसीज नहीं बना पाएगा। मतलब सपोज करो मेरे पास अभी 10 चॉकलेट, मेरे को बहुत भूख लगी है, मैंने 10 की 10 चॉकलेट फिनिश कर दी एकदम से, एक ही टाइम में मैंने खा ली। अब मैं कल क्या खाऊंगी, परसों क्या खाऊंगी, नहीं बचा ना मेरे पास कुछ भी खाने के लिए। लेकिन अगर मैं क्या करूं, उन 10 की 10 चॉकलेट में से एक चॉकलेट अभी खाया, 2 चॉकलेट खा लेगा माने, वो चॉकलेट रिप्रोडक्शन भी कर रही है, एग्जाम्पल वो चॉकलेट रिप्रोडक्शन भी कर रही है, तो मैं कल तक वेट करूंगी कि वो चॉकलेट कितनी बची, 8 से 16 हो गई, फिर मैंने 2-4 और खा लिया, फिर नेक्स्ट और वेट किया, फिर वो, तो मतलब मैं ये नहीं कि 10 की 10 एक साथ खा जाऊंगी तो सब कुछ एक्सटिंक्ट हो गई, मेरे पास आगे कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा, उसके बाद मेरी भी डेथ हो जानी है ना। तो सेम वही है। यस नितिका। मैम कुछ नहीं, यस बोल रहे थे। ओके, लीड को एक्सटिंक्शन, एग्जैक्टली। अगर प्रेडेटर प्रे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा तो हमारा प्रे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और फिर फाइनली क्या हो जाना है, हमारे प्रेडेटर को भी एक्सटिंक्ट हो जाना है ड्यू टू द लेक ऑफ फूड, क्योंकि उसको फूड नहीं मिलेगा, ये चीज। अब आता है नेक्स्ट हमारा, मैम आज नहीं हो पाएगा। ट्राई तो देखता ना कितना बचा है। अभी एक टॉपिक हुआ है, 5 Approx बचे हैं। 30 मिनट्स के आसपास और लगेगा। चलो यहाँ तक कर ले, फिर इसको फिनिश। यस मैम कर दो। चलो, they also help in maintaining species diversity in a community by reducing intensity of competition among competing prey species। they also help in maintain, क्या करते हैं, species की diversity को maintain रखते हैं, reducing index, competition बहुत कम हो जाए preys के बीच में। जैसे कि rocky intertidal communities of American Pacific coast starfish
पाइसेस्टर इज इम्पोर्टेंट प्रीडेटर। यहाँ पे इसको लाइन को याद रख लेना कि स्टारफिश पाइसेस्टर हो गया। रॉकी एरियाज में, इंटरटाइडल कम्युनिटीज में, अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में पाया जाने वाला इंटरटाइडल, ये सारे प्रीडेटर्स हैं। इन द बिगिनिंग when all starfish were removed from the intertidal communities से हम लोगों ने सारे के सारे starfishes को रिमूव कर दिया। एरिया मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, वहां से एटलीस्ट 10 स्पीसीज जो थी इनवर्टिब्रेट्स की वो एक्सटिंक्ट हो गई थी एक ही साल में बिकॉज ऑफ इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मतलब क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है स्पीसीज डाइवर्सिटी के ऊपर, कैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रे का नंबर या प्रीडेटर के नंबर में कुछ इफेक्ट आया तो पूरी की पूरी स्पीसीज भी हमारी यहाँ पे एक्सटिंक्ट हो सकती है। द प्रे डिफेंस मैकेनिज्म, प्रे अपने आप को कैसे बचाएगा प्रीडेटर से, उसका मैकेनिज्म समझ लो। टू अवॉइड being detected easily by the predator, some species of insects are from are cryptically colored। cryptically colored का मतलब क्या होता है? मतलब कि उनका जैसे लगभग उनकी तरह बन जाता है, मतलब चीजों की तरह। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपने फोटो के कलर को चेंज करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, जैसे एरिया में बैठे हैं उसी एरिया के अकॉर्डिंग अपने कलर को अगर ये चेंज कर लेंगे तो प्रीडेटर इनको इजिली पिक नहीं कर पाएगा, है ना। ऐसे इन्होंने अपने आप को बचाना शुरू किया। नेक्स्ट, monarch butterfly is highly distasteful to its predator because of special chemical present in its body which is acquired by the butterfly by feeding on a poisonous weed in its caterpillar stage। इस पॉइंट को कौन समझाएगा? एक बटरफ्लाई है मोनार्क नाम की, ठीक है, वो अपने आप को प्रीडेटर से कैसे बचाते हैं? उसका टेस्ट बहुत खराब, उसका टेस्ट खराब है, कौन प्रीडेटर उसको खाने की कोशिश करे? क्यों उसका टेस्ट खराब है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल केमिकल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से स्मेल ऐसी आती है। ये तो अक्वायर्ड है। हाँ जी, ये तो अक्वायर्ड है, बोला कि इसमें कैटरपिलर स्टेज पे वो एक हाँ, पॉइजनस वीड खाने की वजह से एक्वायर्ड कैरेक्टर है ये किसका, जो इसने अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए यूज किया, ठीक है। 25% ऑफ द इंसेक्ट्स आर फाइटोफेगस। फाइटोफेगस का मतलब फीड ऑन प्लांट सेप एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो सम प्लांट्स हैव थॉर्न्स और स्पाइन्स फॉर डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे कि एकेसिया या कैक्टस। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, प्लांट्स के ऊपर रहता है, कोई प्रेडेटर आकर उनको खाने की कोशिश करता है तो प्लांट के कैक्टस और उनके जो स्पाइन्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से वो प्रेडेटर से बच जाता है। Some plants produce highly poisonous chemical जैसे कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, निकोटीन, कैफीन, क्विनिन, स्ट्राइकाइन, ओपियम, ये सारे कुछ केमिकल्स हैं जो हमारे कुछ प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, आर प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एक्चुअली इज डिफेंस अगेंस्ट ग्रेजर्स और ब्राउजर। अब यहाँ पे प्लांट का केस आ गया कि प्लांट को खाने से प्रीडेटर से कैसे बचाएंगे। प्लांट अपने ऊपर कुछ हार्मफुल केमिकल्स बना लेते हैं जिसकी वजह से कोई प्रीडेटर आकर उनको नहीं खाता है, बस। यस रमनीत। मैम अगर हमने स्टारफिश को रिमूव कर दिया तो मतलब स्पीशीज जो कि प्रे थे उसके लिए तो उनकी जो नंबर है वो तो इंक्रीज हो जाना चाहिए था ना, एक्सटेंड। अगर हम लोगों ने स्टारफिश को रिमूव किया है यहाँ पे, स्टारफिश यहाँ पे कि स्टारफिश क्या है, नहीं स्टारफिश बाइस्टर एक प्रीडेटर है यहाँ पे, प्रीडेटर को रिमूव किया है। अब मैंने प्रीडेटर को रिमूव कर दिया तो इसको जो खाने वाला मतलब जो स्टारफिश जो खाती थी प्रे उसका अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन जो स्टारफिश को खाने वाले इनवर्टिब्रेट्स थे हमारे, इनवर्टिब्रेट जो स्टारफिश को खाते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे वहां पे। अच्छा, तो मैम जो स्टारफिश जिसे खाती होगी मतलब जो स्टारफिश के लिए प्रे होगा नंबर इंक्रीज हो गया होगा। हाँ, उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया था। ओके, कंपटीशन भी है यहाँ पे, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कि प्रे को कौन खाएगा वो वाला। ओके मैम। चलो, तो यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ, अभी हुए हैं 9:20 आपका क्लास है, नहीं तो ना मैं आज इसको फिनिश ही करा देती, 10 बजे तक फिनिश हो जाता, आपके सर ने गलत टाइम पे क्लास रखा। हमारा डिनर का टाइम खराब मत करो प्लीज। कोई नहीं, आप मुझे भूख लगी है। आप डिनर करो।